हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी एग्जाम फाइटर यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज़ यहाँ पे आपके कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि आपके टॉप 100 क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, जो क्वेश्चन आप लोगों को बताए जाएंगे तो आपको अगर याद हैं तो अच्छी बात है, नहीं है याद तो आप लोग एक बार उनको याद ज़रूर कर लीजिएगा। और जो शॉर्टकट्स मैं आपको बताऊंगा वो ज़रूर से आपको याद करने हैं, ठीक है। चलिए, आज हम करते हैं पहला क्वेश्चन से स्टार्टिंग। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है कि कौन सा शब्द प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। उसके बाद देखिए, आपने ऑप्शन देखे यहाँ पे कि वर्ड परफेक्ट, ईजी वर्ड, थर्ड ऑप्शन है एमएस वर्ड और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। जब आपके सामने उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन आए तो आपको लगभग 99.9% चांसेस रहते हैं कि यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी वाला। एक बात तो मैंने ये क्लियर कर दी आपकी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब क्वेश्चन की बात की जाती थी कि प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यहाँ पे तो प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक जो वर्ड परफेक्ट है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पर भी वर्ड लिखा हुआ और यहाँ पे एमएस वर्ड। तो जो एमएस वर्ड था उसी के ये पार्ट रहे हैं पिछले, मतलब जो इसके प्रीवियस वर्जन्स रहे हैं उसके ही ये पार्ट रहे हैं। तो एमएस वर्ड और इजी वर्ड और जो वर्ड परफेक्ट है ये सभी एक क्या है, उपरोक्त सभी यानी कि प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन जो लास्ट वाला है वो, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न को। इसमें बोल रहे हैं कि डिजिटल कंप्यूटर में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है। जो डिजिटल घड़ी है, जो डिजिटल वॉच है आपकी, उसमें किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है। सबसे पहला तो जैसे आपने कोई वॉच यूज़ कर रहे होगे, वो डिजिटल वॉच आपने उस पर नंबर कुछ इस प्रकार से लिख के आते हैं, तो आपने वो वॉच देखी होगी। तो उसमें ये पूछ रहे हैं कि किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है। तो देखिए, ऑप्शन पहला है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर, सेकेंड ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, थर्ड ऑप्शन है नोटबुक कंप्यूटर और फोर्थ ऑप्शन है एम्बेडेड कंप्यूटर। तो देखिए, आप लोग यहाँ पे दो ऑप्शन तो वैसे ही हटा सकते हो, क्योंकि सुपर कंप्यूटर तो वॉच में आ नहीं सकता है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो वो लोग वॉच में तो देंगे नहीं। उसके बाद है यहाँ पे नोटबुक कंप्यूटर, तो ये भी नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे एम्बेडेड बचा है और एक बचा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो जो एम्बेडेड कंप्यूटर है उसका यूज़ किया जाता है जो डिजिटल वॉच होती है आपकी उसमें, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो लास्ट वाला है वो वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का उदाहरण है। तो देखिए, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, कंप्यूटर की जितनी भी पीढ़ी हुई हैं उनसे संबंधित आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का उदाहरण है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एकीकृत परिपथ यानी कि एकीकृत सर्किट, ठीक है, सर्किट। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में जानते हैं। तो कंप्यूटर की कितनी पीढ़ी हुई हैं अभी तक, तो कंप्यूटर की हुई हैं 5 पीढ़ी, जिसमें पहली पीढ़ी थी, उसके बाद आई सेकेंड पीढ़ी, फिर आई थर्ड पीढ़ी, फिर आई फोर्थ पीढ़ी, ठीक है, फिर उसके बाद आई 5 पीढ़ी। अब जो पहली पीढ़ी थी उसमें किसका यूज़ किया गया, आपसे कई बार पूछा जाता है कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में किसका यूज़ किया गया था। तो कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी उसमें किया गया था वैक्यूम ट्यूब्स का, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़, यानी कि जो निर्वात पंप ट्यूब थे उनका यूज़ किस में किया गया था, जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थी उसमें। उसके बाद जो कंप्यूटर की सेकेंड पीढ़ी आई उसमें किसका यूज़ किया जाने लगा, जो वैक्यूम ट्यूब्स थे उनकी जगह पे किया जाने लगा ट्रांजिस्टर्स का यूज़, ठीक है, उनकी जगह पे ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया जाने लगा सेकेंड पीढ़ी में, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी आई, तो तीसरी पीढ़ी में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा था कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका यूज़ किया गया था। तो एकीकृत सर्किट यानी कि जो एकीकृत परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका यूज़ किया जाने लगा कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो कंप्यूटर की चौथी जो पीढ़ी आई थी जिसका यूज़ आप लोग सभी कर रहे हो, मतलब अभी वर्तमान में आप लोग जितने भी कंप्यूटर चला रहे हो वो कौन सी पीढ़ी के हैं, वो है चौथी पीढ़ी के, ठीक है। तो इसमें आए हैं माइक्रो प्रोसेसर, क्या आए हैं इसमें, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। उसके बाद आपके सामने आता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आई थी कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में, ठीक है, जो कि अभी सुपर कंप्यूटर जो है ना उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। ये अभी जो नॉर्मल लोगों को लिए अलाउ नहीं है, ठीक है। मार्केट में कौन से मिल रहे हैं, 4th जनरेशन के मिल रहे हैं, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी के चल रहे हैं जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है, ठीक है।
चलिए अब देखिए जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका यूज़ किस किस में किया जा सकता है। तो जो रोबोटिक्स के काम जितने भी हैं, जितने भी रोबोटिक्स के काम हैं उसमें आर्टिफिशियल का इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न को, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि वह बॉक्स जहां हम ब्राउज़र में URL टाइप कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसके बारे में आपको बताना है कि जो वो ऐसा कौन सा बॉक्स होता है जहां पर हम ब्राउज़र में URL टाइप कर सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं। जो URL होती है, सबसे पहले तो URL के बारे में जानना पड़ता है हमें कि URL होती क्या है। इसका आपसे फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकता है। तो U और R और L, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। इसको लिख लीजिएगा, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है याद तो इसको लिख सकते हो आप लोग, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे URL का फुल फॉर्म तो ये हो गया, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वह बॉक्स जहाँ पर हम ब्राउज़र में URL टाइप कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं एड्रेस बार। URL होता ही क्या है, URL जैसे आपने किसी वेबसाइट को देखा तो उसके एक लिंक टाइप, मतलब वहाँ पे एक एड्रेस बार होता है, तो उसमें उस मतलब वेबसाइट का एड्रेस लिखा होता है, उसी को URL लिखते हैं, ठीक है। मतलब URL क्या होती है, एक लिंक टाइप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस बार में उसको टाइप किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रेस बार। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि इंटरनेट पर उपयोगकर्ता के पोस्टल एड्रेस, टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस वाले डेटाबेस को क्या कहा जाता है। तो मतलब जो इंटरनेट पर उपयोग करता यानी कि यूज़र के पोस्टल एड्रेस, जिसने जैसे कि उसने अपना एड्रेस डाल के रखा है, फ़ोन नंबर डाल के रखा है और ईमेल आईडी डाल के रखी है, तो उस एड्रेस में जो डेटाबेस में स्टोर होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, पहला ऑप्शन है डार्क वेब, सेकेंड ऑप्शन है ग्रे वेब और थर्ड ऑप्शन है वाइट पेज और फोर्थ ऑप्शन है ग्रे पेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो वाइट पेज है, इसे ये कहा जाता है। मतलब जो आपने जो यूज़र्स होते हैं इंटरनेट पर, वो अपनी जानकारी को स्टोर करते हैं। मतलब उसमें आपसे कोई जानकारी मांगी जा रही है तो आपने इसमें ईमेल आईडी डाल दिया, टेलीफोन नंबर डाल दिया और अपना एड्रेस डाल दिया, तो उसमें एक डेटाबेस होता है इंटरनेट पर। तो उस डेटाबेस में आपका जो डेटा होता है वो स्टोर हो जाता है और उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वाइट पेज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन जो थर्ड वाला दिख रहा है आपके सामने, ये, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न को, इसमें आपसे कह रहे हैं कि किसी वर्कशीट में D5 से शुरू होकर H9 तक सेल सीमा का चयन करने के बाद नेम बॉक्स यानी कि जो नाम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें क्योंकि ये क्वेश्चन है MS एक्सेल से। तो MS एक्सेल जब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस करके नहीं जाते हो तो आप लोग कितना भी रट लो, शॉर्टकट कीज़ को छोड़ करके आप लोग उसको कितना भी रट सकते हो, लेकिन आपको याद नहीं होने वाला, मतलब आप समझ नहीं पाओगे इसका यूज़ कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो जब तक आप लोग MS एक्सेल की प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपको होने वाला या नहीं है। तो आपको मस्ट है यहाँ पे जो MS एक्सेल होता है उसकी प्रैक्टिस तो ज़रूर करनी चाहिए। तो क्वेश्चन में इस प्रकार से बोल रहे हैं कि किसी वर्कशीट में D5 से शुरू होकर H9 तक सेल सीमा का चयन करने के बाद नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होता है। तो सबसे पहले देखिए फॉर्मूला बार होता है आपके सामने, जिसमें आप लोग कोई MS एक्सेल में फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो फॉर्मूला बार में उसमें फॉर्मूला लिखा जाता है। उसी के लेफ्ट साइड में, तो फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में होता है नेम बॉक्स। तो इसमें क्या होता है, आपने जो सेल को सिलेक्ट किया है D5 से लेकर H9 तक सिलेक्ट किया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। D5 से लेकर H9 तक सिलेक्ट किया है, लेकिन इसमें प्रदर्शित क्या होगा, तो इसमें प्रदर्शित होगा D5, ठीक है। तो इसमें क्या प्रदर्शित होने वाला है, D5 प्रदर्शित होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा D5 ऑप्शन थर्ड वाला, ठीक है। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न को, इसमें बोल रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है उससे संबंधित मैं यहाँ पे आपको कुछ जानकारी दूंगा, जैसे यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ बताऊँगा और भी इम्पोर्टेंट चीज़ होंगी वो बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो उसको देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए जो आपका एक डायलॉग बॉक्स होता है उसमें क्या कहता है, हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स होता है, उसको खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो वो शॉर्टकट की क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है Alt+H, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे Ctrl+H और थर्ड ऑप्शन है Alt+K और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे Ctrl+K। तो Ctrl+K का यूज़ किया जाता है MS पावर पॉइंट में इंसर्ट हाइपरलिंक
डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर MS पावर पॉइंट के कुछ शॉर्टकट के बारे में। जैसे आप लोग यहाँ पर MS पावर पॉइंट में जो पेज होता है उसको क्या कहते हैं, पेज को पेज नहीं कहा जाता है यहाँ पर। MS पावर पॉइंट में क्या कहते हैं, पेज को कहते हैं स्लाइड, ठीक है, SLIDE। तो पेज को क्या कहा जाता है, स्लाइड कहा जाता है। उसके बाद जैसे आपने इसकी प्रेजेंटेशन बना ली बहुत सारी, इसकी बहुत सारी स्लाइड्स बना ली, ठीक है। तो आपने अलग अलग स्लाइड में अलग अलग डेटा को स्टोर कराया है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक स्लाइड शो चलाना है, मतलब एक वीडियो जैसा चलाना है हल्का सा। तो आप क्या करोगे, अल्ट जो अपना F5 होता है उसको अगर प्रेस करोगे, F5 अगर बटन दबाओगे तो क्या यूज़ करेगा, F5 बटन से क्या होगा, तो F5 बटन से यहाँ पे ये स्लाइड शो होने लगेगा, स्लाइड शो शुरू हो जाएगा। मतलब आपने जो फर्स्ट स्लाइड से लेकर के एंड स्लाइड तक जितने भी स्लाइड्स बनाए हैं उसमें जितना भी डेटा स्टोर किया है तो वो आपको स्लाइड्स पर दिखेगा और स्लाइड शो होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे स्लाइड शो का तो शॉर्टकट ये हो जाएगा F5। उसके बाद एक कंट्रोल C होता है। तो कंट्रोल C का यूज़ आप सभी लोगों को पता है कि कंट्रोल C होता है, CTRL+C। इसका यूज़ क्या होता है, जो आपकी सिलेक्टेड स्लाइड है, मतलब आप अभी वर्तमान में जिस स्लाइड पर हैं उसको आप सिलेक्ट किए हुए हैं, अगर आप लोग कंट्रोल+C का यूज़ करके दबाते हो तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्लाइड जो है ना वो कॉपी हो जाएगी, ठीक है। तो कॉपी हो जाएगी। उसके बाद आपसे अगर कंट्रोल+M के बारे में पूछा, CTRL+M, तो कंट्रोल+M का यूज़ क्या होता है, तो कंट्रोल+M का यूज़ होता है एक नई स्लाइड को लेकर के आने में, न्यू स्लाइड को लेकर के आने में क्या होता है, कंट्रोल+M का यूज़ होता है। अब देखिए आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, तो कंट्रोल+N का यूज़ कहाँ होता है। आपने देखा होगा MS वर्ड में कि MS वर्ड में क्या होता है, कंट्रोल+N का यूज़ करके हम कोई नया विंडो खोल लेते थे। तो उसी प्रकार से इसमें भी होता है, कंट्रोल+N दबाएंगे तो इसमें नई प्रेजेंटेशन खुल जाएगी, मतलब न्यू प्रेजेंटेशन खुलेगी। उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल+N दबाएंगे। लेकिन अगर आपको जो अभी वर्तमान में आप लोग जिस प्रेजेंटेशन में काम कर रहे हो और उसी प्रेजेंटेशन में आपको एक नया स्लाइड चाहिए, नया पेज चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल+M का यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको एक नई स्लाइड मिल जाएगी, ठीक है। और आप लोग माउस के जरिए वहाँ से भी, मतलब आपके जो मेन्यू बार होते हैं उनमें से जाकर के भी आप लोग एक न्यू पेज ले सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। इसमें आपसे बोल रहे हैं कि वेब पेजों को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। तो वेब पेजों को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, तो सीधा सीधा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेब ब्राउज़र, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेब ब्राउज़र हो जाएगा। मतलब आप कोई वेब ब्राउज़र चला रहे हो, उसी में वेब पेज खोलेंगे, ठीक है। मतलब आपने कोई वेब ब्राउज़र ओपन किया, उसमें ही वेब पेजों को आप लोग देख सकते हो और उनको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेब ब्राउज़र, ऑप्शन फर्स्ट वाला, ठीक है। चलिए आप देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न को। यहाँ पे इस प्रश्न में थोड़ा सा आपको ब्लर दिख सकता है, तो अभी इसको यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन के समथिंग बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो शॉर्टकट की इसका यूज़ किया गया है वो शॉर्टकट की बता देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने दिख रही है कंट्रोल+W। तो कंट्रोल+W का उपयोग यहाँ पर होता है। तो कंट्रोल+W का उपयोग होता है, देखिए सबसे पहला आपने देखा यहाँ पे कि कंट्रोल+W, तो उसका यूज़ क्या होता है, प्रोग्राम को बंद करने में। मतलब आपने कोई भी अभी वर्तमान में आपके में कोई कंप्यूटर में प्रोग्राम रन हो रहा है और उसको आप लोग बंद करना चाहते हो, तो कंट्रोल+W का उपयोग करके आप लोग उसको बंद कर सकते हो। मतलब यहाँ पे ए का होगा थर्ड वाला, ठीक है। तो कंट्रोल+W यहाँ पे इसका हो जाएगा। उसके बाद आपने देखा कि Alt+Tab, तो Alt+Tab का यूज़ कहाँ पर होता है, तो Alt+Tab का यूज़ होता है, देखिए जो Alt+Tab होता है, मतलब इसका यूज़ कहाँ पर होता है, इसका यूज़ होता है आपने कोई टैब को स्विच करने के लिए। मतलब आपने कितने भी टैब्स खोल के रखे हैं, आपने कितने भी एप्लीकेशंस को खोल कर रखा है, आपको उन जैसे आप लोग इस वाले एप्लीकेशन पे हो और इस वाले एप्लीकेशन पे जाना है आपको, तो आप क्या करोगे, Alt+Tab का यूज़ करोगे तो आप लोग इस वाले एप्लीकेशन पर पहुँच जाओगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे Alt+Shift+Tab लिखा है। तो देखिए Alt+Shift+Tab का यूज़ क्या होता है, तो जैसे आप लोग यहाँ
यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए अल्ट प्लस टैब का यूज़ करके, और आपको वापस इस वाले पर जाना है, तो आप क्या करोगे, तो आप करोगे अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब, तो आप लोग वापस इस वाले पर आ जाओगे, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद कंट्रोल प्लस एक्स कैप, CTRL प्लस एक्स कैप का यूज़ क्या होता है, तो CTRL प्लस एक्स कैप का यूज़ होता है स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से शॉर्टकट कीज थे, तो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, इसको याद कर लीजिए। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करने और उसके बाद में दिया गया है ब्लैंक, सिलेक्ट करने पर आपके डेस्कटॉप पर नए फोल्डर्स, फाइल्स या शॉर्टकट्स बनाने का विकल्प वाला एक सब मेन्यू प्रदर्शित हो जाता है। तो देखिए, एक होता है मेन्यू और एक होता है सब मेन्यू। तो जब आप लोग जो अपना डेस्कटॉप होता है उस पर राइट क्लिक करोगे तो मेन्यू खुलेगा, उसमें आपके सामने लिखा रहता है सॉर्ट बाई और लिखा रहता है रिफ्रेश करना, इस तरीके से आपके सामने लिखा रहता है। तो उसके बाद जैसे आप लोग करते हो राइट क्लिक डेस्कटॉप पर पहले, फिर उसके बाद आप लोगों ने जैसे देखा होगा न्यू पर क्लिक करोगे, तो न्यू पर जैसे ही क्लिक करोगे तो क्या खुलता है आपके सामने, एक नया फोल्डर बनाने का, एक नई फाइल्स या शॉर्टकट बनाने के लिए, या फिर नया जिप फाइल बनाने के लिए, तो इस प्रकार से ऑप्शन खुलता है। तो मतलब आप लोग जो है ना, पहले डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद जो न्यू ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करोगे, तो न्यू यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। चलिए, अब देखिएगा यहाँ पे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ MS एक्सेल के कुछ फाइल एक्सटेंशन। MS के जो अपने फाइल एक्सटेंशन होते हैं वो आपसे एग्जाम में कई बार आ सकते हैं, तो कुछ फाइल एक्सटेंशन में बता रहा हूँ, तो उनको ज़रूर से देख लीजिएगा। तो सबसे पहला फाइल एक्सटेंशन होता है MS वर्ड का। तो MS वर्ड में कोई भी फाइल सेव होती है, तो MS वर्ड की जो कोई फाइल सेव होती है, तो मतलब वो फाइल किस में सेव होती है, तो उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो उसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है .docx, ठीक है। क्या होता है फाइल एक्सटेंशन उसका, .docx, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं MS एक्सेल की, तो EXCEL। तो MS एक्सेल की जब बात की जाती है तो MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, इसका फाइल एक्सटेंशन होता है .xlsx, ठीक है, XLSX, ठीक है। उसके बाद आपसे अगर पूछ लिया जाए कि MS पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, MS पावर पॉइंट का, तो MS पावर पॉइंट का जो फाइल एक्सटेंशन होता है उसको कहते हैं .pptx, ठीक है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन बताइए, तो MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन कुछ इस प्रकार से दे देगा, आपके सामने ऑप्शन दे देगा .docs, .dos कर देगा, इस प्रकार से आपके सामने अलग अलग तरीके से ऑप्शन दे देगा। तो आपको तो राइट आंसर .docs लगाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे होगा। और एक इम्पोर्टेंट और है, तो वो है एडोब फोटोशॉप का। तो एडोब फोटोशॉप का एक फाइल एक्सटेंशन होता है, उसको क्या कहते हैं, .psd में इसकी फाइल सेव होती हैं। अब आप लोग इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो, जैसे आपने PNG में सेव करना है, या फिर JPG में सेव करना है, या फिर GIF में सेव करना है, तो आप लोग इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन भी बता दिए। अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो PDF भी मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, सरकारी एग्जाम फाइटर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। और अगर आप लोग रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हो आपके एग्जाम के लिए, तो वो वाले वीडियो भी चैनल पर बहुत सारे डले हुए हैं, तो आप लोग जा करके देख सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।